नमस्कार। शख्सियत प्रोग्राम के सभी दर्शकों का मैं राकेश अरोड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपसे रूबरू करवाते हैं समाज के हर क्षेत्र के लोगों को। उसमें कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं, कुछ उसमें होते हैं कलाकार, और या हम कहें कि समाज के किसी भी क्षेत्र के लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर जयंत बनर्जी। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात जो आपके बारे में यह है कि आप एक बहुत ही योग्य डॉक्टरों की श्रेणी में आते हैं। बचपन से ही जैसे स्कूल के दिनों में आपने एनटीएससी का स्कॉलरशिप लिया था और उसके बाद एमबीबीएस आपने सीएमसी लुधियाना से किया, उसके आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इसके साथ साथ समाज सेवा का जो आप में एक जज्बा है, जो एक भावना है, वो हम उसकी बहुत कद्र करते हैं। हमको पता है कि आप जाते हैं कॉलोनीज में और वहां पर जाकर पेशेंट्स को देखते हैं, उनका आप फ्री उपचार करते हैं। तो हम इस चीज से बहुत अपने अंदर एक सुखद अनुभूति की हमको सुखद अनुभूति होती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली डॉक्टरी के क्षेत्र में आने की? अरोड़ा साहब, प्रेरणा तो ऐसे मिली कि मेरे भाई को मिर्गी के दौरे पड़ते थे जी, और जब वो 5 साल का था तब उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए जी। और जब मैं उसको देखता था कि उसको दौरा पड़ रहा है मिर्गी का, और मैं अपने पेरेंट्स की हालात देखता था कि कैसे वो हेल्पलेस घूमते थे सारी जगह पे, तब मेरे को मन में एक ही प्रेरणा आई कि मैं अपने भाई को कैसे ठीक करूं और अपने पेरेंट्स का ये जो सिचुएशन बहुत अपसेट होते थे उसको कैसे सॉल्व करूं। वहीं से मैंने डिसाइड किया था, करीब 10 साल 9 साल की उम्र थी मेरी, कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा। और मैंने किसी समय भी कुछ और चीज सोची ही नहीं, एक ही लाइन पे चलता रहा कि डॉक्टर ही बन के रहूंगा, अपने भाई को ठीक करूंगा। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ आप पैदा हुए? पैदाइश तो मेरी चंडीगढ़ में ही हुई जी, बट मेरे फादर आर्मी में थे जी, अब तो रिटायर हो चुके हैं जी। तो जहां भी उनकी पोस्टिंग थी वो हमें साथ ही ले जाते थे जी। जब वो फील्ड पोस्टिंग में जाते थे फिर हम चंडीगढ़ में ही अपना बचपन काटते थे जी। बट ये करते करते तकरीबन 14 या 15 स्कूल मैंने बदले अपनी सारे करियर में। इंडिया का कोना कोना देख लिया जी। एक्सपीरियंस बड़े तरह के हुए, कठिनाइयां भी हुई स्कूल बदल बदल के, बट आई थिंक ओवरऑल पर्सनालिटी में काफी हेल्प मिली इस चीज। बिल्कुल ठीक बात है। आपने अपने बचपन में ही भारत के दर्शन किए और आपने देखा, आपका जो जागरूकता लेवल था वो बढ़ा। हाँ जी। और कई तरह की भाषाओं को भी आपने सीखा होगा जरूर इस दौरान। दुर्भाग्य तो यही था कि जो असली भाषा मेरे को सीखनी चाहिए थी नाम के साथ, जी, बैनर्जी होने के नाते बंगाली सीखनी चाहिए थी जी, वो नहीं सीख पाया मैं। अच्छा। बट करते कराए पंजाबी जरूर सीख ली। अच्छा। चंडीगढ़ में क्योंकि पैदाइश थी, ग्रैंड पेरेंट्स भी यहीं थे, जी। सो पंजाबी, इंग्लिश बैकग्राउंड बिकॉज फौज में चलता है जी। और हिंदी तो मातृभाषा है ही जी। ये सारा कुछ सीखा। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जैसे परिवार में आपका जो इलस्ट्रियस एक बैकग्राउंड है। अब मुझे पता है कि आपकी नानी को मैं जानता हूँ और चंडीगढ़ में जो विवेक स्कूल है, विवेक स्कूल की वो एक फाउंडर रही हैं, सेक्टर 9 के विवेक स्कूल की, और उसी के कहना चाहिए कुछ हिस्से होकर बाद में 38 का विवेक स्कूल बना और आजकल तत्व विशेष स्कूल भी वो चलाती हैं। तो उनका आपके ऊपर जरूर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा होगा आपके एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि जो शिक्षाविद हैं जब हमारे बीच में होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उससे हमें बहुत आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? नानी से प्रेरणा तो बहुत मिली जी, बट उस समय हमने रियलाइज नहीं किया कि ये क्या मिल रहा है जी, मुझसे। जी। अब मैं जब देखता हूँ कि कैसे वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, कैसे मेरे लड़के को पढ़ाती हैं, जी, नानी कभी शिक्षा देना नहीं छोड़ती। जी, चाहे वो रोड पे जा रही हो और कोई चिड़िया दिखा रही हो, कोई घोंसला दिखा रही हो, चाहे तितली, कोई पत्ता, कैसे पेड़ों के रंग बदलते हैं, जी, कैसे आसमान में बादल आते हैं, नानी हर समय कोई ना कोई चीज दिखाती रहती है। जी। और मेरे लड़के को सोने से पहले एक ना एक नई कहानी जरूर सुनाती हैं जी। और उस कहानी का, हर कहानी में एक ना एक उद्देश्य होता ही है जी, जिससे एक ना एक मॉरल सीखा जाता है। आई थिंक इस सारे से हमारे ऊपर भी बहुत बढ़िया असर रहा होगा जब हम बचपन में थे। बिल्कुल ठीक बात। रियलाइजेशन अब हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। नाना भी हमारे इधर गवर्नमेंट कॉलेज
फॉर मेन के प्रिंसिपल थे जी 1966 के आसपास, जी उनको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता था स्टूडेंट का। इनफैक्ट कहते हैं कि जब वो स्कूल में कुछ पेड़ पत्तियां वगैरह गिरी होती थी तो वो खुद जाके एक लकड़ी पे कील लगा के वो पत्तियां उठाते थे, खुद जाके अपने ऑफिस के जो हैंडल वगैरह थे उनको चमकाते थे। अभी तक उनके सारे स्टूडेंट्स उनको याद रखते हैं। फिर फाइनली वो DPI होके रिटायर हुए ऑफ हरियाणा। जी। अच्छा, आपने बताया कि बचपन में आपको अपने घर में अपने भाई की स्थिति देखकर एक प्रेरणा मिली कि आपने डॉक्टर बनना है। आपने डॉक्टरी कहाँ से की? MBBS आपने कहाँ से किया? MBBS मैंने किया क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाने से, MD भी वहीं पे की जी। और अभी भी मेरे को यही लगता है कि CMC में जो ट्रेनिंग मिलती है डॉक्टरों को, जो पेशेंट की तरफ प्रेम की भावना मिलती है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद फैमिली सर्कमस्टांसेस करके हम लोग चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए जी। फिर कुछ समय मैंने PGI में लगाया जी, फिर यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगाया जी, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अपना काम करना, अपने तरीके से करना जी, बहुत अच्छी चीज होगी, और मैं प्रैक्टिस में आया। सबसे बड़ी बात मुझे आपके जो व्यवहार में लगती है, एक डॉक्टर के पास जाकर पेशेंट की कहते हैं आधी बीमारी दूर हो जाती है अगर उसको सहानुभूति और वो प्रेम मिले, उसको प्रॉपर अटेंशन मिले, और आपके अंदर ये चीज कूट कूट कर भरी हुई है। ये शिक्षा आप आने वाली जनरेशंस को भी दे सकते हैं, क्योंकि कई बार हम महसूस करते हैं कि डॉक्टर्स का व्यवहार बड़ा खुश्क होता है। पेशेंट तो पहले ही तकलीफ में है और इस तरह का व्यवहार पाकर उसे लगता है कि शायद जीवन की सारी आशा उसकी दूर हो जाती है, वो एक अंधेरे में चला जाता है। आप डॉक्टर्स को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टरों को आई थिंक सबसे जरूरी संदेश यही है कि हमें पेशेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए जी। पेशेंट सबसे ज्यादा अप्रिशिएट डॉक्टर में एक ही चीज करे, चाहे वो डॉक्टर खुश्क भी हो जी। अगर आप असली चीज बताएंगे पेशेंट को कि क्या आप उसके लिए कर सकते हैं जी, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या आपके हाथ में है, क्या आपके हाथों से बाहर है, जी, कहाँ उसे जाना चाहिए, कहाँ ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जी, ये सबसे बड़ी चीज होगी। ठीक बात। डॉक्टर अगर अपने आप को कमर्शियलाइज करता जाएगा जी, तो फिर आई थिंक कहीं ना कहीं उसको खाई में गिरना ही गिरना है। ठीक बात। और नई जनरेशन, जैसे हमारे अब जनरेशन में चल ही रहा है, पैसे सभी कमाना चाहते हैं जी, अच्छा सभी करना चाहते हैं, बच्चों के लिए लाइफ बनाना चाहते हैं जी। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे और एथिकल रहेंगे, ये सब कुछ टाइम के साथ मिलेगा ही मिलेगा जी। अगर आप जल्दी करना चाहेंगे, पेशेंट्स को लूटने की कोशिश करेंगे जी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये डूब मरेगी। ठीक बात है। अच्छा, हमने देखा है कि अक्सर टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि आपको सिर्फ बुक वर्म नहीं बनना, आपको पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज भी करनी है, खेलना भी है, कुछ घूमना भी है। तो आप हमेशा टॉपर रहे हैं, एक भुक्तभोगी के रूप में आप हमको बता सकते हैं कि आप पढ़ाई को और बाकी एक्टिविटीज को कितना कितना समय दे पाते थे? थोड़ा सा पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है जी, मेहनत करनी पड़ती है जी। और दुख की बात यह है कि जितना हमारा आगे समाज चलता जा रहा है जी, अब सारा कुछ मार्क्स पे ही उतर आया है जी। अगर आप 90% लेंगे तो आपको सक्सेस माना जाएगा जी, अगर आप 50% लेंगे तो नेबर्स भी आपको यही कहेंगे कि आपका बच्चा फेलियर है जी। बट बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कि एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बने। ठीक है, और आई थिंक स्कूलों का भी बड़ा हाथ है कि हम सब रियलाइज करें कि चाहे आप ब्रिलियंट हो, चाहे आप टॉपर हो, आप लाइफ में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आपकी पर्सनालिटी वेल राउंडेड हो। उसमें गेम्स भी इंक्लूडेड हैं, म्यूजिक भी इंक्लूडेड है, डिबेटिंग, ड्रामा, सब को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं। और अगर आप ये काम करेंगे, थोड़ा बहुत मन पढ़ाई में भी लगाएंगे, तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है आपके इतने ज्यादा मार्क्स कभी ना आए, बट फाइनली जब आपको जज किया जाएगा वो आपकी पर्सनालिटी पे ही जज किया जाएगा। तो कौन से खेल में आपकी रुचि रही? खेल, फौज में फादर के रहने से बहुत तरह के खेले जी, बट सबसे पसंद मेरे को टेनिस और बास्केटबॉल था। बास्केटबॉल में तो मैं थोड़ा अपने स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी खेला था जी। टेनिस कंटोनमेंट लेवल पे ही खेलते थे जहाँ फादर की पोस्टिंग है, बट अब वो रुचि टेनिस की वापस आई है जी। अब मैं रोज सुबह टेनिस के लिए 6 से 7:30 जरूर जाता हूँ जी। अच्छा, कुछ और हॉबीज भी होंगी आपकी?
अभी तक हॉबीज तो आपने कुछ ना कुछ जरूर रखी होंगी, क्योंकि देखें आप अपने प्रोफेशन में ही अगर सब सारा वक्त डूबे रहें, आपने वैसे तो बताया कि आप टेनिस खेलते हैं और कुछ और खेलों में भी आपकी रुचि है, उसके अलावा भी कुछ और आपकी हॉबीज हैं? जो हॉबी मेरे को सबसे ज्यादा साथ देती रही है जी और अब मेरी और मेरी वाइफ चारू का भी साथ दे रही है, वो है रीडिंग। जी नॉट ओनली प्रोफेशनली वो मुझे हेल्प कर रही है, जी बट किसी भी समय अगर मेरे को रिलैक्स करना होता है, कुछ भी करना होता है, किताब उठाई, मैगजीन उठाई, चाहे नॉवल हुए, न्यूज़पेपर हुआ, जी, रीडिंग इज माय मेन हॉबी। ठीक बात है। दूसरी जो हॉबी अब डेवलप हुई है, पहले तो थी नहीं, जी। वो है कंप्यूटर्स पे। अच्छा, कंप्यूटर्स में मेरी बहुत रुचि है जी और इंटरनेट के आने से और ये जो रेवोल्यूशन हुआ है जी, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड। डॉक्टर साहब मैं महसूस करता हूं कि आदमी वही सही है जो समय के साथ साथ बहना जाने। देखिए साइंस में एडवांसमेंट होती रहती है। अब हम कई बार महसूस करते हैं, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि वो एक 80 साल का डॉक्टर है, उसके पास 80 साल का अनुभव है, जबकि मैं इस बात के साथ सहमत नहीं होता, मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस बात से। वही डॉक्टर सही है जो अपने ज्ञान को अपडेट करता रहे। इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि इंटरनेट कैसा पार्ट प्ले कर सकता है? इंटरनेट डॉक्टर्स के लिए घर बैठे बैठे ही नॉलेज का स्रोत है जी, और आज मेरी अपनी राय ये है कि जिस डॉक्टर के पास इंटरनेट नहीं है जी। वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। जी, कोई मुश्किल आपके पास पेशेंट है, जी, कोई बीमारी जिसके बारे में पता नहीं है, जी, अभी डेंगू का इतना डाउट चला हुआ है, 2 साल पहले आया था, जी, किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है ये याद रखना कि क्या एग्जैक्ट इसके फीचर्स हैं, क्या जी। इन्वेस्टिगेशन करनी है। जी, आप 1 मिनट में अपने इंटरनेट पर जाइए, जी, वो साइट खोलिए जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है जी, और आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे हिसाब से चंडीगढ़ में सिर्फ 5 या 10% डॉक्टर्स के पास इंटरनेट है, जी, बट जब से इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है जी, ज्यादा लोग इसको रियलाइज कर रहे हैं। जी, हर एक आदमी कॉन्फ्रेंस पे नहीं जा सकता। जी, आप अगर अपने क्लिनिक में भी बैठे हैं, आपके पास 2 पेशेंट्स के बीच में 10 मिनट का वक्त है, तो आप इंटरनेट खोल के किसी न किसी नई चीज के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक बात है। जहां तक यंग डॉक्टर्स एंड ओल्ड डॉक्टर्स की आपने बात की है, जी, हम सबको किसी ना किसी टाइम बुढ़ापा लेकर ही चलेगा, जी, लेकिन तजर्बा और नॉलेज दोनों ही जरूरी हैं। दोनों जरूरी है। यंग डॉक्टर्स के पास नॉलेज शायद ज्यादा हो, एल्डरली डॉक्टर्स के पास एक्सपीरियंस ज्यादा हो। मेरे हिसाब से 35 से 45 साल के बीच में जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा दोनों तरफ से ज्ञान लेके बैठे होंगे। Probably they are the best people to visit। ठीक। अच्छा, एक मैं चीज महसूस करता हूं कि चंडीगढ़ में अगर हम देखते हैं तो लिटरेसी परसेंटेज बहुत अच्छी है, पर यहां पर भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अभी तक कहते हैं कि फला फला बीमारी का मैंने टोना करवाया और मैं उस क्वैक के पास चला गया, वो मुझे पुड़िया देता रहा और मैं ठीक होता रहा। जब मैंने पुड़िया लेनी बंद की तो मेरी सेहत खराब हो गई, और बाद में जब उसके एनालिसिस करवाया जाता है तो पता चलता है कि उसमें स्टेरॉइड्स थे। तो इस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अरोड़ा साहब, ये तो आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। जी, एज अ नेशन हमें 1 मिनट लगता है, अगर कोई भी आके हमें बता दे कि डायबिटीज का क्योर मिल गया है राजपुरे में, जी, तो हम भागे जाएंगे वहां पे। जी, दमे का क्योर मिल गया है हैदराबादी मच्छी से, तो हम टिकटें बुक करा के पूरी फैमिली जाके मच्छी खा के आएगी। जी, बट जब हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी पेशेंट को जी, कि हमें दवाइयों के बारे में पता है, जी, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पता है, जी, बीमारी के बारे में पता है, हम सब कुछ क्योर नहीं कर सकते हैं। कोई कोई बीमारियां हैं जो इनक्योरेबल हैं, जी, कोई कोई चीजें हैं जिसमें खुदा का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी, तभी भी पेशेंट्स इतने लिटरेट होके उस अंधकार में अपने आप को ले जाना चाहेंगे जहां एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी उनको गारंटी दे रहा है कि मैं बीमारी ठीक कर दूंगा। चंडीगढ़ जैसे शहर में दिस शुड नॉट हैपन, जहां इतने लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एक चीज आप मुझे और बताइए, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं, उनके सिम्टम्स शायद कुछ थोड़े थोड़े से हमें प्रकट होते नजर आते हैं, लेकिन हम उस पर बहुत गौर नहीं करते। तो आप क्या समझते हैं कि प्रिवेंशन से बहुत सी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो कहा ही जाता है। जी, हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 500 रुपए का बिल देते हैं, जी, नई पैंट लेते हैं, 800 रुपए देते हैं। बिल्कुल ठीक बात।
लेकिन 50 या 100 रुपए डॉक्टर के पास देने को हम सभी को हिचक होती है। हिचक होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, ये बीमारियां हैं जो क्योरेबल चाहे ना हो, जी। बट इतनी बढ़िया तरीके से कंट्रोल की जाती हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो हम क्यों ना जाके इन बीमारियों को बिल्कुल ही शुरू में पकड़ लें जी। और उनको ट्रीट करें, जी। ना कि वेट करें कि इन सब बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हों, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, सब कुछ डेवलप हो, ठीक और है। उसी के बाद हम लाखों रुपए खर्चें जी। बाईपास कराने में। बिल्कुल ठीक बात। एटलीस्ट 30 साल 35 साल की उम्र के बाद एक बार साल में 50-100 रुपए खर्चने में क्या बुराई है अगर हम डॉक्टर के पास चले। जी बिल्कुल ठीक है। अब आपके परिवार के बारे में, आपका परिवार? हमारा इमीडिएट परिवार तो बड़ा छोटा सा है जी। मेरी वाइफ चारों भी डॉक्टर है। कहाँ पर? वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जी। सीनियर लेक्चरर है एनेस्थीसिया में। अच्छा। हम दोनों क्लासमेट ही थे, वहीं से इकट्ठे चल रहे हैं। अच्छा। एक हमारे पास 5 साल का लड़का है, अच्छा। ध्रुव, जी। वो सेंट जॉन्स में पढ़ता है। जी। छोटा परिवार ही अब रखना पड़ेगा, आजकल का जमाना ऐसा है। तो बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक दोनों करियर कर रहे हैं अपना अपना। जी। बच्चे की तरफ ध्यान देना है, एक ही बच्चा काफी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, वो जो एस्पायरेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि बहुत किताबों में हमको डूबना पड़ेगा, कई बार वो घबरा जाते हैं। अब देखें, 2 प्रोफेशंस हैं, इंजीनियरिंग का और मेडिकल का। मेडिकल में आपको आजकल दिखाई देगा कि लोगों का रुझान, बच्चों का रुझान कुछ कम हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे आपने बताया हमको कि आपने पढ़ाई के साथ साथ खेलों को और बाकी अपनी हॉबीज को भी उस पर सम्मिश्रित किया, तो ऐसे बच्चों को जो एस्पायरेंट्स हैं मेडिकल में जाने के, आपका क्या संदेश है? प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में मेहनत करनी ही पड़ेगी। जी। मेडिसिन में थोड़े साल ज्यादा लगते हैं, जी। मेहनत शायद थोड़ी ज्यादा लगती है, जी। बट जो आपको समाज का रिस्पेक्ट मिलता है, जी। जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है जी। इस प्रोफेशन में आने की, जी। एक सिंपल बीमारी को भी जब आप क्योर करते हैं, जी। खुदा का हाथ साथ लेते लेते, जी। जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सारे सालों की पढ़ाई को बराबर कर देती है। जी। किसी और प्रोफेशन में भी जाएंगे, चाहे बिजनेस लेंगे, वहां भी भाग दौड़ बहुत है, चाहे कोई स्पोर्ट्स करियर लेंगे, वहां भी मेहनत बहुत है, जी। चाहे म्यूजिक करेंगे, वहां भी मेहनत बहुत है। जी। मेरे हिसाब से मेडिसिन की मेहनत और इन सब करियर्स की मेहनत में ज्यादा फर्क नहीं है। जी। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए मेडिसिन में आने से। जी। बाकी तो कंपटीशन है ही, जी। जो सिलेक्ट होगा वही जा सकता है, इसमें कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। जी। और दूसरी चीज है रेगुलरिटी। मेडिसिन में इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप अपने 5-5.5 साल रेगुलरली पढ़ते जाइए, जी। लास्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। सो जिसने डॉक्टर बनना है वो जी। इस बात से ना हिचके कि मेरे को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक बात है। ठीक बात है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। और कुछ और ऐसी बात आप कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से जो आप महसूस करते हैं कि आजकल के समय में ज्यादा उचित होगी कहनी? एक या दो चीजें ही हैं। अगर आप पेशेंट हैं, जी। कभी ना कभी हम सबको पेशेंट रहना है, जी। तो किसी डॉक्टर को चुनिए जो आपके साथ ऑनेस्ट होगा, ठीक और बात। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास में ना पड़िए। ठीक है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऑनेस्टी और एथिक्स मेंटेन करके रखिए। ठीक। समाज आपको देख रहा है, हमारे प्रोफेशन में भी जैसे बाकी प्रोफेशंस में हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। जी। बट डॉक्टरों के समाज में एक स्थान है, जी। जो समाज देखता है उन्हें कि ये बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। जी। जहां तक हो सके आप उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखिए। जी। एज अ डॉक्टर, ठीक है। समाज को कहीं बोलने ना दीजिए कि आप गिर गए हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आप करप्ट हैं, जी। आप अनएथिकल हैं, आप लूट रहे हैं। यही मेरा मैसेज होगा। एक और बात मैं आपसे पर्सनल सी बात पूछना चाहूंगा। आप जैसे बड़े वेल रेड हैं और आप महसूस करते हैं, आपके पास अपना इंटरनेट भी है, अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहते हैं, समय के साथ साथ आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या आप कभी महसूस करते हैं कि भगवान का या डिवाइन का भी इसमें कुछ रोल है? कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को क्योर नहीं करता है। ठीक बात है। सीएमसी में लिखा होता था, वी ट्रीट ही क्योर्स। यही बात है। मेरे को 2 पेशेंट याद हैं।
एक पेशेंट में हमने बिल्कुल होप गिव अप कर दी थी। जी उसके ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर था, जी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से वहां पे एक रसौली बन गई थी, ओ, कोमा में थी वो लड़की, जी। 2 बच्चों की माँ थी, जी सब लोग गिव अप कर गए थे। हमने थोड़ी सी मेहनत की, बट क्योर भगवान ने ही किया उसे। आज वो लड़की घूम फिर रही है। और हमारे साथ हर एक डॉक्टर के साथ किस्से होते हैं, आप सब कुछ ठीक कीजिए लेकिन तभी भी पेशेंट आपके हाथ से निकल जाता है। जी एक मरीज मेरे को याद है, उस पे हम ग्लूकोज चढ़ाना था उसे। 15 मिनट का टाइम हम उसके ग्लूकोज की सुई लगाते रहे, ट्राई करते रहे, ग्लूकोज ही नहीं चालू हुआ। फिर मरीज हमारे हाथ से निकल गया। फिर हमने ऊपर बोतल की तरफ देखा, जाने के बाद ग्लूकोज चालू हो गया था। ये सब खुदा के हाथ में ही होता है, जी। डॉक्टर के हाथ में अकेला कभी भी नहीं है। जी सो फाइनली वही डॉक्टर जो खुदा को मान के चलेगा, भगवान को मान के चलेगा और ये सोच के चलेगा कि उसी ने ठीक करना है, आप तो बस कुछ रास्ता ही दिखा रहे हैं, वही कुछ कर पाएगा। ये मेरा ये विश्वास बना आपके बारे में कि आप साइंस को भी पूरी तरह से मानते हैं, साइंटिफिकली अपनी थॉट्स को रखते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी जो जड़ें हैं वो अपनी संस्कृति में, अपनी विचारधारा में बहुत गहराई से लगी हुई है। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।